ओके सो इस बार का जो पेपर था क्यूमुलेटिव टेस्ट उसका डिस्कशन एक बार कर लेते हैं हम लोग। बेसिकली जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड क्वेश्चन के टफनेस लेवल पे, पेपर का टफनेस लेवल का क्या पार्ट था एंड किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इजीली बनाए जा सकते थे। चलो जैसे क्वेश्चन नंबर 31 केमिस्ट्री का पहला जो क्वेश्चन है, बेसिकली IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। IUPAC नेम का सवाल है एंड IUPAC नेम में हम लोग के पास फंक्शनल ग्रुप का एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें भी चेन टर्मेटिक फंक्शनल ग्रुप। एक ही फंक्शनल ग्रुप है, सो यहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे, चेन का सिलेक्शन यहीं से शुरू होगा और चेन भी सिंपल सा है। बेसिकली थर्ड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हॉरिजॉन्टल ले लो, ऊपर से ले लो, सारे चेन चार के ही रहेंगे। सो इजी क्वेश्चन दिख रहा है, चार का कार्बन चेन मतलब वर्ड रूट ब्यूट, अल्केन एसो एन, अल्डिहाइड के लिए अल, पोजीशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि चेन टर्मेटिक फंक्शनल ग्रुप है एंड इसके थर्ड पोजीशन पे 3,3 डाई मिथाइल वर्ड एसोसिएट कर सकता है। सो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉल, ऑप्शन बी आंसर कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। ये भी IUPAC नोमेनक्लेचर का ही सवाल है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, फिर से फंक्शनल ग्रुप का सवाल है। अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड भी चेन टर्मेटिक फंक्शनल ग्रुप और एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप है। सो कार्बन नंबर 1 यहीं से शुरू होगा, कार्बन नंबर 2, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये दिख रहा, फिर से चार का कार्बन चेन मतलब ब्यूट, अल्केन इसलिए एन, और अमाइड के लिए नोमेनक्लेचर अमाइड रखेंगे जिसमें पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। इसके सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, सो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन अमाइड वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट होता है, आयोडीन सब्स्टिट्यूएंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। सो बेसिकली दो फंक्शनल ग्रुप है, सो प्रायोरिटी के बेसिस पे जाएंगे और प्रायोरिटी में हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड मेन प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप होगा। इसका मतलब कीटोन को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर सकते हैं। सो मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फिर से चेन टर्मेटिक फंक्शनल ग्रुप और इसमें एक ही कार्बन चेन दिख रहा। सो 5 का कार्बन चेन मतलब पेंट, अल्केन है इसका मतलब एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं, पहला चीज। एंड इसके साथ साथ सेकंड पोजीशन पे आयोडीन है मतलब आयोडो, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है मतलब ब्रोमो, एंड फोर्थ पोजीशन पे कीटोन है, सो कीटोन के लिए ऑक्सो या कीटो वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं। ऑप्शन में कीटो दिख रहा है तो हम लोग कीटो ले लेते हैं। सो अल्फाबेटिकली सबसे पहले हम लोगों का ब्रोमो होगा मतलब 3 ब्रोमो, फिर उसके बाद आई मतलब 2 आयोडो एंड 4 पे कीटो। सो 3 ब्रोमो 2 आयोडो 4 कीटो, पेंटेनोइक एसिड ये नोमेनक्लेचर होना चाहिए। 3 ब्रोमो बाद में लिखा हुआ है, ये पीछे हो सकता है, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है 3 ब्रोमो 2 आयोडो 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड, ऑप्शन सी आंसर कंसिडर किया जा सकता है। तीनों इजी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग द न्यूमेन प्रोजेक्शन ऑफ मीजो 2,3 ब्यूटेन डाइऑल। ब्यूटेन डाइऑल का मतलब हो गया 4 का कार्बन चेन होगा एंड इसके सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप होंगे। सो मीजो पोजीशन बनाना है पहला तो, मतलब कायरल सेंटर होना चाहिए यहाँ दो जगह पे। सो कार्बन दिख रहा है, कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, एक OH ग्रुप। सो ये फ्रंट कार्बन शायद हो सकता है, बैक कार्बन पे भी एक मिथाइल एंड एक OH ग्रुप है। ओके सो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम लोग फ्रंट कार्बन पे एक मिथाइल और एक OH ग्रुप और बैक कार्बन पे भी एक मिथाइल और एक OH ग्रुप पे रखा। सो फ्रंट कार्बन पे मिथाइल OH ग्रुप, बैक कार्बन पे मिथाइल OH ग्रुप, मतलब स्ट्रक्चर वाइज तो ये सही है, जो स्ट्रक्चर है मतलब हर एक एलिमेंट्स के ग्रुप्स के जो पोजीशन है वो सही है। अब मीजो की बात करते हैं। सो OH OH अपोजिट है, मिथाइल मिथाइल अपोजिट है, H H अपोजिट है, इसका मतलब एंटी कन्फर्मर है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो सीधा दिख रहा, मतलब इसके इक्लिप्स फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगा, दोनों में से कुछ भी हो गया, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो दो कायरल सेंटर से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मतलब मीजो होगा। चार ऑप्शन है, बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। फ्रंट कार्बन पे मिथाइल OH, बैक कार्बन पे मिथाइल एंड OH दे रखा। सो इस बार भी स्ट्रक्चर ठीक दिख रहा है, हमेशा स्ट्रक्चर चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि स्ट्रक्चर ही गलत दे रखा हो, तो ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। मीजो होते हुए भी स्ट्रक्चर हो सकता है कंपाउंड का ना दे रखा हो। सो OH के सामने अगर OH को लेके जाते हैं ऐसा रोटेट करके, सो फिर मिथाइल के सामने H जाएगा, H के सामने मिथाइल आएगा, मतलब एक ग्रुप सामने होने पे बाकी ग्रुप सामने नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब इसमें POS या COS दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सो ये आंसर तो नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन, फ्रंट कार्बन पे मिथाइल एंड OH, बैक कार्बन पे मिथाइल एंड OH ग्रुप दे रखा। सो फिर से स्ट्रक्चर सही है एंड OH के सामने OH को लेके जाएंगे तो मिथाइल के सामने मिथाइल जाएगा, H के सामने H जाएगा। इसका मतलब फिर से कन्फर्मर में POS निकल के आ सकता है। अगर POS निकल के आ गया मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन किया क्लास में
कोई भी कन्फर्मर अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो मीजो हो जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, फ्रंट कार्बन पे मिथाइल एंड OH, बैक कार्बन पे भी मिथाइल एंड OH, मतलब स्ट्रक्चर अभी भी ठीक है। OH के सामने अगर OH को लाएंगे तो H के सामने मिथाइल जाएगा, मिथाइल के सामने H, फिर से दो ग्रुप जब सामने आएंगे तो बाकी ग्रुप सामने नहीं आ रहे। इसका मतलब ना POS होगा ना COS होगा, सो बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। सो P एंड R ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन B कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, भारी नहीं है, लाइक थोड़ा यूनिक पॉइंट है जो हम लोग क्लास में डिस्कशन किया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, समथिंग इन CN समथिंग CNR, आइसोमरिज्म का सवाल है बेसिकली। सो आइसोमर में कौन कौन सा आइसोमर होंगे? सो पोजीशन दे रखा, फंक्शनल ग्रुप दे रखा, टॉटोमर एंड चेन आइसोमर दे रखा। सो बेसिकली यहाँ 4 का कार्बन चेन है, यहाँ पे 3 का कार्बन चेन अगर हम लोग ले भी चले तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में मतलब यहाँ से चेन शुरू होगा। तो पहले वाले में 4 का कार्बन चेन, दूसरे वाले में 3 का कार्बन चेन, मतलब चेन आइसोमर होगा। हम लोग ऐसा क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर का रिंग का केस है बहुत ही बेसिक। इस कार्बन पे क्लोरीन एंड हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन पे भी क्लोरीन एंड हाइड्रोजन दे रखा। सो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर के लॉन्ग 2 पॉइंट्स पे 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं बेसिकली, सो आराम से ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा पहला ऑप्शन। अच्छा लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव दिया है, मतलब बाकी भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। रिंग सॉरी डबल बॉन्ड के लॉन्ग नाइट्रोजन पे लोन पेयर एंड OH ग्रुप है, मतलब दोनों ग्रुप्स अलग हैं। H एंड CH3 ये दोनों ग्रुप्स भी अलग हैं। सो इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग हम लोगों ने क्लास में जैसा डिस्कशन किया था, पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल स्ट्रक्चर, अलग अलग ग्रुप्स हैं, कंडीशन फुलफिल हो रहा है। सो बी ऑप्शन भी आंसर होगा, मतलब आंसर डी ही होना है, बट स्टिल थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। साइक्लोडेकिन का केस है, क्लास में डिस्कशन हुआ था, 8 और हायर अगर कार्बन्स होते हैं तो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड के लॉन्ग ज्योमेट्रिक आइसोमर शो कर सकते हैं। सो यहाँ हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ट्रांस, और इसका अगर डबल बॉन्ड राइट साइड में होता या लेफ्ट में भी अलग अलग पोजीशंस हो सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड मतलब सिस। सो सिस ट्रांस दो ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिक आइसोमर शो कर सकता है। सो ऑप्शन डी आंसर कंसिडर कर सकते हैं। Which of the following compound does not show cis trans isomerism? Does not show, कौन शो नहीं करेगा? 2 मिथाइल हेप्टीन, हेप्टीन का मतलब हो गया 7 का कार्बन चेन एंड 2 पे मिथाइल, और 2 हेप्टीन भी होना चाहिए। सो इसमें डबल बॉन्ड के लॉन्ग दोनों सेम ग्रुप दे रखे हैं, मतलब ये ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं करेगा। सो डज नॉट शो का ये आंसर होना चाहिए। सो ये आंसर हो जाएगा, बट फिर भी बाकी चेक कर लेते हैं। सो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर ऊपर के क्वेश्चन के जैसा है, CH3 के साथ H, CH3 के साथ H, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे 2 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, आराम से ज्योमेट्रिक क्लास में शो करेगा, मतलब आंसर नहीं होने वाला है। 2 हेप्टीन, 2 हेप्टीन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड के लॉन्ग CH3H, और बाकी बचे हुए ग्रुप्स भी हैं। सो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में आराम से ज्योमेट्रिक क्लास में पॉसिबल है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर डी वाले पार्ट में डबल बॉन्ड और रिंग दोनों है, पहले डबल बॉन्ड के लॉन्ग चेक कर लेते हैं। सो डबल बॉन्ड के लॉन्ग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे रखा, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3 और नीचे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप दे रखा। सो डबल बॉन्ड के लॉन्ग कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप हैं, और नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी दोनों साइड के ग्रुप्स अलग अलग हैं। इसका मतलब मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिक आइसोमर शो कर पाएगा इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग। किसी भी पार्ट के लॉन्ग अगर ज्योमेट्रिक आइसोमर शो हो गया तो ज्योमेट्रिक आइसोमर होगा, मतलब ये भी आंसर नहीं होना चाहिए, डज नॉट शो का क्वेश्चन है। सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में 8 gram of sulfur is burned to form SO2, which is oxidized by Cl2 water. The solution is treated with BaCl2 solution. The amount of BaSO4 precipitated is. So सल्फर को बर्न करके SO2 बना रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बर्निंग का सवाल है, which is oxidized by Cl2 water. The solution is treated with BaCl2 and उससे BaSO4 बन रहा है। So basically हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग का जो ऑक्सीडेशन होगा उससे Cl- बनेगा और SO4 2- बनना चाहिए, या फिर SO3 भी बन सकता है। ऑल्दो स्ट्रक्चर देख के ये लग रहा है कि Cl- और SO4 2- बनना चाहिए, बट स्टिल रिएक्शन इज अननोन। अगर रिएक्शन अननोन है तो हम लोग सीधा POAC के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। जब भी रिएक्शंस अननोन है तो POAC अप्लाई कर सकते हैं। सो अपने स्ट्रक्चर में 8 ग्राम ऑफ सल्फर जो भी बर्न होगा वो पूरा का पूरा BaSO4 में प्रेसिपिटेट होगा। सो POAC का डिस्कशन मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। POAC अगर हम लोग सल्फर पे लगाते हैं, POAC ऑन सल्फर, इसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ sulfur atoms in the reactant is equal to number of moles of sulfur in the
प्रोडक्ट, ऐसा कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर सल्फर का निकाले रिएक्टेंट में, इसके 8 ग्राम दे रखे थे, मोलर मास वाला पार्ट 32 के बराबर है, मतलब 1/4 कंसिडर कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट साइड अगर कंसिडर करना है, सो BaSO4 का नंबर ऑफ मोल्स x मान लेते हैं, उसमें एक ही सल्फर है, इसका मतलब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू x इंटू 1, मतलब एक BaSO4 के अंदर एक सल्फर है, सो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर x के बराबर होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर इन द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर इन द प्रोडक्ट, मतलब x विल बी इक्वल टू 1/4 कुछ आंसर होना चाहिए। सो 38 में पहला 1 मोल 0.5, 0.24, 0.25, सो 0.25 डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम लोग 1/4 का मतलब। सो ये POC का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जब भी मोल कंसेप्ट में सीरीज ऑफ रिएक्शंस आर अननोन, तब सीधा POC अप्लाई करना है। जब रिएक्शंस के बारे में नहीं पता और एक चीज पता है कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पूरा कन्वर्ट हो रहा है, या कोई भी एक एलिमेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो सीधा POC अप्लाई कर सकते हैं। Question number 39. A mixture contain n moles of H2 and 2n moles of CH4. The ratio of number of C is to H in the mixture. कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम के मोल्स निकालने हैं, उसका रेशियो निकालना है। So H2 के 2n मोल्स हैं, यहाँ से अगर H के मोल्स निकालेंगे तो हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, मतलब 4n, सॉरी H2 के n मोल्स से रखें, H2 के n मोल्स मतलब हाइड्रोजन के 2n मोल्स हो जाएंगे। CH4 के 2n मोल्स है, सो यहाँ से हाइड्रोजन वाले पार्ट के एक मॉलिक्यूल में 4 है, 2n में 8n हो जाएगा। एंड अगर कार्बन की बात करें तो एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, 2n में 2n हो जाएगा। और रेशियो कार्बन इज टू हाइड्रोजन निकालना है, सो C इज टू H इज इक्वल टू कार्बन 2n था, हाइड्रोजन टोटल 8n प्लस 2n मतलब 10n के बराबर होगा। रेशियो में 1/5 टाइप का आंसर कुछ आ रहा है, 1/5 मतलब ऑप्शन 1 कंसिडर कर सकते हैं 39 का। 6.02 into 10 to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of urea is, so बहुत बेसिक क्वेश्चन है कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, 6.02 into 10 to the power 20 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 into 10 to the power 23, और वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, जिसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/1000 कर सकते हैं। सो अपने वैल्यू में 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन में कैंसिल आउट होगा। बचे हुए वैल्यू में 10 to the power 20, ये तो कैंसिल ही आउट हो जाना है, यहाँ से आएगा 10 to the power 3, वहां से भी कैंसिल आउट होने का 10 to the power 2 बचेगा, ये 10 के हिसाब से। सो 1/10 to the power 2 या 1/100 मतलब 0.01 आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। बहुत भारी क्वेश्चन तो नहीं था, इजी है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। Which one of the following constitute a group of isoelectronic species? Isoelectronic species का मतलब क्या होता है, हम लोग को ये छोटा सा डिस्कशन नॉर्मली कर लेना चाहिए होता है। Isoelectronic species का मतलब हम लोग जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है? सो पहले वाले मॉलिक्यूल में C2 माइनस, टोटल कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 12 प्लस 2 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। O2 माइनस, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 16 प्लस 1 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक कभी नहीं होने वाला है। NO प्लस, सो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 8 7 15 प्लस मतलब 1 माइनस करेंगे मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। C2 माइनस 12 प्लस 2 14 इलेक्ट्रॉन, Cn माइनस में 6 7 6 13 और 1 माइनस मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, और N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए, बट स्टिल मैं बाकी चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन Cn माइनस में अभी जस्ट ऊपर चेक कैलकुलेशन किया था शायद से कहीं पे, ये Cn माइनस में 14 इलेक्ट्रॉन, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन, O2 2 माइनस, टोटल 16 प्लस 2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता। एंड लास्ट ऑप्शन में N2 में 14 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में फिर से 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। सो 14 का ऑप्शन बी। Consider the cation lithium plus beryllium 2 plus magnesium 2 plus K plus and Al3 plus. The largest and the smallest ions from this list are, largest and smallest इसको अगर लिखना है लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड एल्युमिनियम, इसको साइड में लिख लेते हैं हम लोग। लिथियम प्लस, इसके जस्ट आगे बेरिलियम 2 प्लस होगा, फिर बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम 2 प्लस, इसके आगे एल्युमिनियम 3 प्लस। जब भी पीरियोडिक टेबल में कंपैरिजन करना है तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव प्लेसमेंट है वो लिख लेना चाहिए मॉलिक्यूल्स का। सो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, पहले लार्जेस्ट लिखना है फिर स्मॉलेस्ट लिखना है। सो एलिमिनेशन के थ्रू भी काम कर सकते हैं क्योंकि आयंस दे रखे हैं, बेसिकली एलिमिनेशन के थ्रू ही काम होगा। स्मॉलेस्ट नॉर्मली सेकंड पीरियड के एलिमेंट होने चाहिए क्योंकि वैसे ही छोटे होते हैं, चार्जेस भी है। सो लिथियम प्लस बेरिलियम जब अलॉन्ग द पीरियड जाएंगे तो रेडियस घटता है, प्लस यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, रेडियस और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। मतलब एक चीज तो फिक्स है, लिथियम प्लस का चार्ज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू बेरिलियम 2 प्लस।
फिर भी डाउन द ग्रुप कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग। बेरिलियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ की अगर बात करें तो ऑब्वियसली बात है डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस बढ़ता है। सो नीचे जाने पे तो कंपैरिजन करने का ज़्यादा कोई सेंस नहीं है। स्मॉलेस्ट वाले पार्ट में बेरिलियम 2+ ही हम लोग का आंसर होना चाहिए। सो ऐसे ऑप्शंस जिसमें स्मॉलेस्ट में बेरिलियम 2+ है उसके हिसाब से हम लोगों का बी ऑप्शन दिख रहा बेरिलियम 2+ एंड डी ऑप्शन बेरिलियम 2+। बाकी जगह पे लिथियम दे रखा तो ये दोनों ऑप्शंस हो ही नहीं सकते। अब लार्जेस्ट पे चलते हैं। सो नॉर्मली लार्जेस्ट वाले पार्ट में हम लोग का सेकंड और थर्ड में नॉर्मली थर्ड का रेडियस बड़ा होना चाहिए क्योंकि अलोंग द पीरियड जाने से वैसे भी रेडियस छोटा होगा। सो अगर हम लोग इन्हीं एलिमेंट से कंपैरिजन करते हैं कैल्शियम का और उसके नीचे गैलियम का, ऑल्दो गैलियम में डी ऑर्बिटल का भी छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट आता है बट अदरवाइज अगर आगे जाते तो रेडियस वैसे ही छोटा होता। सो अगर हम लोग Na+ के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करें अगर आगे जाएं सो हम लोग का Na+ के रिस्पेक्ट में आगे जाने पर रेडियस छोटा होता और चार्जेस और ज़्यादा हो गए मतलब रेडियस और भी छोटा होता। सो Na+ वैसे ही सबसे बड़ा होता एंड Na और K+ में K+ और भी बड़ा है डाउन द ग्रुप जाने पे। मतलब ओवरऑल K+ सबसे बड़ा होना चाहिए था। सो Al3+ और K+ में ऑप्शन K+ वाला डी ऑप्शन कंसिडर कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है रिलेटिव कंपैरिजन का 42। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दे रखा, कार्बन भी दे रखा, नाइट्रोजन भी दे रखा, ऑक्सीजन भी दे रखा, सिलिकॉन फास्फोरस सब दे रखा है। सो नॉर्मली ये होता है अलोंग द पीरियड जाने पे रेडियस घटता है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड बाकी सारी चीजें बढ़ती हैं। डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस बढ़ता है तो सारी की सारी चीजें घटती हैं। बट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में नॉर्मली ऑर्डर फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए क्लोरीन से, ब्रोमीन से एंड आयोडीन से। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से एक एक्सेप्शन क्रिएट होता है और ऐसा सेकंड थर्ड पीरियड दोनों जगह हमेशा होता है। सल्फर में भी सेम चीज़ होता है और फॉस्फोरस में भी रहता है। सो फ्लोरीन का वैल्यू सबसे हाईएस्ट नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन रिजेक्ट करके काम करेंगे, ऑप्शन के थ्रू ही काम करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा। दूसरे ऑप्शन में भी फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन है, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरे ऑप्शन में फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, अगर अलोंग द पीरियड जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का नंबर, फिर नाइट्रोजन एंड कार्बन होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन में हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होता है। सो 2s2 2p3 हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा। तो ऑर्डर यहाँ पे उल्टा हो जाता है FOCN। सो ऑप्शन सी आंसर दिखाई दे रहा। लास्ट ऑप्शन फिर भी चेक कर लेते हैं। n का वैल्यू कार्बन से बड़ा दिख रहा है। सो n का वैल्यू कार्बन से छोटा होना चाहिए, डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सी आंसर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। डिसेंट क्वेश्चन है ये, सोच सकते हैं। A bond with maximum covalent character, maximum covalent character with non-metallic elements. So covalent molecule के अंदर अगर आयनिक कैरेक्टर डेवलप करना है तो डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं हम लोग। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा डाइपोल क्रिएट होता है। जितना ज़्यादा डाइपोल क्रिएट होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है। बट यहाँ मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा, सो आयनिक कैरेक्टर कम चाहिए। सो बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स, ऑब्वियसली बात है आइडेंटिकल एटम्स में एग्जैक्टली जीरो डाइपोल क्रिएट होगा। अगर जीरो डाइपोल क्रिएट होगा तो कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। आंसर तो यही होना चाहिए, बट स्टिल बाकी ऑप्शन देखते हैं। बिटवीन केमिकली सिमिलर एटम, केमिकली सिमिलर जैसे डाउन द ग्रुप गए तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया, उसमें भी आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा। मैक्सिमम नहीं हो सकता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर हाई हो 50% से ज्यादा, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट मॉलिक्यूल, लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा। बिटवीन एटम्स ऑफ वाइडली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव गैप होता है, डेल्टा EN अगर ग्रेटर देन 1.7 हो गया तो प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग। अगर डेल्टा EN लेस देन 1.7 होता है तो प्रीडोमिनेंटली हम लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात किया करते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो आयनिक कैरेक्टर का पार्ट है। बिटवीन एटम्स ऑफ सेम साइज होने से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो ये भी आंसर कंसिडर नहीं कर सकते। ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। Which of the following is an example of super octet? Super octet का मतलब expanded octet की बात कर रहे हैं। क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड भी बन रहा है। सो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 3 बॉन्ड की तरफ से आ गए, टोटल 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। PCl5 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का और 5 बॉन्ड की तरफ से आ गए, इसका मतलब टोटल 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। IF7 में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है प्लस फ्लोरीन की तरफ से 7 आ गए, मतलब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तीनों ही आंसर होना चाहिए, ऑल ऑफ द 3 कंसिडर कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एंड शेप ऑफ I3-। सबसे पहले तो I3- का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा एंड सेंटर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसे स्ट्रक्चर बनता है क्लास में डिस्कशन कर रखा है हम लोगों ने। सो आयोडीन पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 के साथ एक नेगेटिव चार्ज मतलब 8,
8 में से 2 बॉन्ड में चले गए, मतलब 3 लोन पेयर्स की बात कर सकते हैं। 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन फॉर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा एंड तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन एक्वायर करेंगे, सो लीनियर शेप कंसीडर कर सकते हैं। सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड लीनियर शेप हम लोगों का आंसर कंसीडर किया जा सकता है। ऑप्शन डी आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसमें तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि आइदर एक आंसर होगा, अदरवाइज आंसर्स नहीं होने वाले हैं। Which of the following expression is correct for NaCl unit cell with lattice parameter A? NaCl unit cell with lattice parameter A and radius के टर्म में हम लोग का कंपैरिजन पूछा है। So कुछ चीजें तो डेफिनेटली याद होंगी सॉलिड स्टेट की। NaCl या रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, सो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में हम लोग का जो डायग्राम होता है उसमें Cl माइनस FCC यूनिट सेल बनाता है एंड Na प्लस विल ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो Cl माइनस यूनिट सेल के वैल्यू पे जाएगा और Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब हो गया कि हम लोग सारे एस सेंटर एंड बॉडी सेंटर्स की बात कर रहे हैं। सो Cl माइनस वाला पार्ट बेसिकली ये सिस्टम बिल्ड करेगा, सेंटर में हम लोग Na प्लस डाल सकते हैं। सो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये A के बराबर है एंड बिल्कुल साइड में हम लोग के पास क्लोरीन है, राइट साइड में भी क्लोरीन है एंड बीच में सोडियम है। सो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Cl माइनस प्लस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Na प्लस विल बी इक्वल टू A। ऐसा कोई ऑप्शन मैच करना चाहिए। सो पहले में A/2 दे रखा, ठीक है, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस Cl माइनस इज इक्वल टू A। ऑप्शन A आंसर कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट आर 65.3 and 164 respectively. What is the degree of ionization of the salt? Observed molar mass and calculated molar mass का सवाल है, मतलब हम लोग वन टू फैक्टर I के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं और उसी से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को भी रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्जर्व्ड का मतलब एबनॉर्मल मोलर मास एंड कैलकुलेटेड का मतलब थियोरेटिकल मोलर मास या नॉर्मल मोलर मास। सो हम लोग साइड में लिख लेते हैं इस वैल्यू को। सो बेसिकली कैल्शियम नाइट्रेट जब डिसोसिएट करेगा सो Ca2 प्लस बनाएगा और साथ ही साथ नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन करेगा 2। 1 माइनस अल्फा, सामने अल्फा एंड 2 अल्फा का फॉर्मेशन होगा। सो बेसिकली इनिशियली एक मोल लेके चले थे हम लोग। 1 टू फैक्टर I विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइनली प्रेजेंट 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ये वैल्यूज तो नॉर्मली मालूम होनी चाहिए, हम लोग थियोरेटिकल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। अगर किसी को थियोरेटिकल डिस्कशन करना है तो लेसन से डाउट पूछ लेना। 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। सो 1 प्लस 2 अल्फा बाई 1 ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज कंसिडर कर सकते हैं, 1 टू फैक्टर I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास। सो नॉर्मल मोलर मास का वैल्यू हम लोग के पास इसमें दे रखा है 164, एबनॉर्मल का वैल्यू हम लोगों का 65.4। तो अपने कैलकुलेशन में 1 टू फैक्टर इज इक्वल टू 164 बाई 65.4 will be equal to 1 plus 2 अल्फा। सो अपने कैलकुलेशन में हम लोग 65.4 क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें। 1 plus 2 अल्फा इज इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाई 65.4। पहले तो डेसिमल हटा लेते हैं। सो डेसिमल अगर हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लीकेशन होगा, 654 हो जाएगा। सो कुछ कैंसिल आउट होता दिख रहा है क्या? 6 into 3 मुश्किल है। 164 654 ये शायद कैंसिल आउट होता दिख रहा है। 164 इंटू अगर 4 करेंगे तो 640 प्लस 16 मतलब 656 का वैल्यू आ रहा है। 656 और ऊपर 654 है, बहुत ही क्लोज है। सो आराम से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है। अगर ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से 2.5 का वैल्यू आएगा। 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2.5 मतलब 2 अल्फा इज इक्वल टू 1.5 या फिर अल्फा इज इक्वल टू 0.75 कंसिडर कर सकते हैं। सो अपना आंसर 0.75 होना चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन सॉल्विंग है बट ठीक है, ऑप्शन डी कंसिडर कर सकते हैं। Consider the following complexes K2 PtCl6, PtCl4.2NH3, PtCl4.3NH3 and PtCl4.5NH3 their electrical conductances in the aqueous solution। So electrical conductance बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बेसिकली नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंडेंट होगा। सो नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बात कर सकते हैं। प्लेटिनम में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। सो K2
PTCl6 के हिसाब से अगर हम लोग डिस्कशन करें तो यहाँ से 2 पोटेशियम मिलेंगे और साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो टोटल 3 आयंस मिलेंगे। PTCl2 सॉरी Cl4.2NH3, सो टोटल 6 ही लिगेंड है। इसका मतलब PT के साथ Cl4 और NH3 होल ट्वाइस, सारे के सारे लिगेंड अंदर रहेंगे, जीरो चार्ज मतलब जीरो आयंस का फॉर्मेशन होगा, मतलब जीरो कंडक्टेंस होना चाहिए। PTCl4.3NH3, सो यहाँ पे जो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो हमेशा अंदर जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर PT के साथ NH3 होल थ्राइस डॉट Cl3 एंड बाहर एक क्लोरीन जाएगा। सो यहाँ से हम लोग को 2 आयंस मिलने वाले हैं। एंड लास्ट ऑप्शन में हम लोग PT के साथ 5 NH3 डाल सकते हैं, NH3 होल 5 डॉट एक क्लोरीन और बाहर 3 क्लोरीन जाएंगे। सो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोगों के 4 आयंस का फॉर्मेशन होने वाला है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और 3 क्लोरीन आयन। सो अपने स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जहाँ पे 0 आयंस है वहाँ 0 चार्ज होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, लास्ट वाले में 4 आयंस हैं, थर्ड में 2 आयंस हैं, पहले में 3 आयंस है। जिसमें सबसे ज्यादा आयंस होंगे, सबसे ज्यादा आयंस लास्ट वाले में, इसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में लास्ट का वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगा उसकी बात कर सकते हैं। सो 404 सबसे हाईएस्ट वैल्यू 2 ऑप्शन में दे रखा। फर्स्ट ऑप्शन में 3 आयन है, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू होना चाहिए 256, दोनों जगह दे रखा। और सेकंड ऑप्शन में 0 कंडक्टेंस होगा, 0 कंडक्टेंस पहले ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी द आंसर। Question number 50. The correct IUPAC name of H2PTCN6 हेक्सासाइनो होना चाहिए, एंड H4 का मतलब हम लोग प्लेटिनिक एसिड के टर्म में डाल सकते हो। सो हेक्सासाइनो प्लेटिनिक एसिड होना चाहिए, हेक्सासाइनो प्लेटिनिक एसिड, हेक्सासाइनो प्लेटिनिक एसिड। सब जगह हेक्सासाइनो ही दे रखा, सो फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। सो 6 माइनस चार्ज 4 प्लस चार्ज, इसका मतलब प्लेटिनम पे +2 चार्ज होना चाहिए। सो हेक्सासाइनो प्लेटिनम के ऊपर 2 चार्ज होगा, सो 2 चार्ज वाला स्ट्रक्चर पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो नहीं सकता, और लास्ट वाले ऑप्शन में चार्ज नहीं दे रखा, सो ऑप्शन ए। डायहेड्रल एंगल बिटवीन 2 मिथाइल ग्रुप्स इन गॉस फॉर्म 60 डिग्री, ये तो पॉइंट टू रिमेंबर है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2Br2, C2H2Br2। सबसे पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। हैलोजन को कार्बन के हाइड्रोजन के जैसा कंसीडर कर लिया, मतलब टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C2H4 की इक्विवेलेंट 1 केमिकल वैल्यू के बराबर आएगा, मतलब एक डबल बॉन्ड की बात कर सकते हैं। सो 2 का कार्बन चेन, एक डबल बॉन्ड बनेगा तो और कोई चॉइस ही नहीं है, ब्रोमीन के साथ बन नहीं सकता, कार्बन रहेगा। सो पहले सारे पोजिशनल आइसोमर बना लेते हैं, फिर उसके बाद, क्योंकि अब चेन आइसोमर की पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 ही कार्बन है, फिर उसके बाद स्टीरियो को चेक कर लेंगे। सो पहले कार्बन पे ब्रोमीन एंड दूसरा ब्रोमीन पहले कार्बन पे, और बाकी दोनों पे हाइड्रोजन डाल दिया। एंड फिर उसके बाद पहले कार्बन पे एक ब्रोमीन, दूसरे कार्बन पे एक ब्रोमीन, और तो कोई चॉइस नहीं दिख रहा, ठीक है। सो टोटल 2 स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं। पहले में ज्योमेट्रिक आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होने वाला, दूसरे में ज्योमेट्रिक आइसोमर हो सकता है। तो ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन में पहले में एक स्ट्रक्चर, दूसरे में 2 स्ट्रक्चर, टोटल 3 की बात कर सकते हैं। सो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में नंबर ऑफ आइसोमर विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो ऑप्शन 52 में क्वेश्चन सॉरी आंसर 3। 13.4 gram sample of unstable hydrated salt Na2SO4.NH2 was found to contain 6.3 gram of water. Determine the number of water of crystallization. 13.4 gram of a sample of unstable hydrated salt Na2SO4.NH2O was found to contain 6.3 gram of water. Determine the number of water of crystallization. मोल कंसेप्ट का बेसिक सवाल है परसेंटेज के टर्म में। बेसिकली Na2SO4 में ये n का वैल्यू पूछा है। सो ऐसा कर सकते हैं हम लोग मास के टर्म में कि H2O का मास परसेंटेज की बात करें हम लोग, मास परसेंटेज विल ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे 10 ग्राम लो, चाहे 100 ग्राम लो, चाहे 1 किलोग्राम लो, हर एक केस में परसेंटेज ऑफ H2O विल रिमेन सेम। H2O का परसेंटेज कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। सो हम लोग का वैल्यू है 13.4 एंड 6.3 ग्राम। चलो इसको अलग से कैलकुलेशन में डाल लेते हैं बेसिकली। सो यहीं पे नीचे लिख लेता हूँ मैं, Na2SO4.NH2O, सोडियम का मास 23 × 2 मतलब 46, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16 × 4 64 हो गया, प्लस वाटर की तरफ से 18 N का वैल्यू आना है। 46 प्लस 64 का मतलब हो गया 110 प्लस 142 प्लस 18 N।
ये हम लोग के मॉलिक्यूल का मास हो गया. सो परसेंटेज ऑफ H2O विल बी इक्वल टू मास ऑफ H2O 18N डिवाइडेड बाई 142 प्लस 18N मोलर मास. दिस मस्ट बी इक्वल टू, और परसेंटेज का मतलब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दिस मस्ट बी इक्वल टू मास परसेंटेज बाई द गिवन मास 6.3 और ऊपर मास रखा है 13.4. सो 6.3 डिवाइडेड बाई 13.4, 6.3 डिवाइडेड बाई 13.4 इंटू 100 देने का तो कोई मतलब नहीं है, वैसे भी कैंसिल आउट होगा. सो पहले तो डेसिमल हम लोग हटा लेते हैं. अपने कैलकुलेशन में हम लोगों का ये वैल्यू कैंसिल आउट होगा. सो 3 से कैंसिल आउट अगर करेंगे इसको, सो बेसिकली 6 और यहाँ वाले पार्ट में 21 और अच्छा फिर 3 से और कैंसिल आउट होगा 2 और यहाँ पे 7 और 134 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 7 134 नहीं, 7 से तो डिवीजन नहीं हो रहा. अच्छा तो ऐसा कर लेते हैं, 142 को यहाँ से डिवीजन कर लेते हैं. 142 मतलब 71 और 18n मतलब हो गया 9n के बराबर वैल्यू. सो अपने कैलकुलेशन में हम लोग का 134 इज इक्वल टू 134n इज इक्वल टू 71 इंटू 7 प्लस 71 इंटू 9, 71 नहीं, 9 इंटू 7n. सो कैसे कैलकुलेशन करें? 9 इंटू 7 63 हो जाएगा, 63n. ठीक है, इसको इधर लेके आ जाता है. सो 134 माइनस 63, 134 माइनस 63 मतलब 1 और 13 माइनस 6 मतलब 7. अच्छा ठीक है, सो इजी कैलकुलेशन हो गया. 71n इज इक्वल टू 71 इंटू 7, ये तो कैंसिल आउट हो गया. n इक्वल टू 7 होना चाहिए. सो n का वैल्यू 7 निकल के आएगा. अच्छा कैलकुलेशन थोड़ा है बट क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के जैसे इसको कंसिडर कर सकते हैं. The first 4 ionization energy values of element are 284, 412, 656 and 3210. सो कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करता है, ऐसा दे भी रखा है. सो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक्स एलिमेंट जो है इसका वैल्यू 284 है, न्यूट्रल एलिमेंट. जब एक इलेक्ट्रॉन हट गया सो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, 412 हो गया. जब एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा H2 प्लस, तो हम लोग का जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है दैट इज 656. जब एक और इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो हम लोग का X3 प्लस बनेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए चाहिए वैल्यू 3210 के बराबर. तो यहाँ से हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हम लोग का जो आयनाइजेशन एनर्जी है यहाँ पे 200 का जंप है, यहाँ भी 200 का जंप है, लेकिन यहाँ वो सडन जंप है. सो बेसिकली जो हम लोग का सडन जंप है, इस सडन जंप का मतलब है कि यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन है दिस इज नोबल गैस कन्फिग्रेशन. नोबल गैस कन्फिग्रेशन काफी स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का बहुत ही सडन जंप है. सो बेसिकली हम लोगों का नोबल गैस कन्फिग्रेशन विल बी NH2 NP6. यहाँ से अगर हम लोग एक वैल्यू पीछे जाते हैं तो हम लोग का S1 कन्फिग्रेशन ऐड होगा, एक और वैल्यू पीछे जाते हैं तो S2 कन्फिग्रेशन ऐड होगा, एक और वैल्यू पीछे जाते हैं तो S2 कन्फिग्रेशन प्लस P1 कन्फिग्रेशन होगा. और सवाल में पूछा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल हम लोग का 2 + 1 3 आंसर होना चाहिए. अच्छा क्वेश्चन है 54. हाउ मेनी बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड्स का मतलब बॉन्ड ऑर्डर ही होता है बेसिकली. हाउ मेनी बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड्स डज B2 हैव? जब भी कभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल देगा तो सिंपल सा फंडा है MOT अप्लाई करना है. सो MOT के कैलकुलेशन वाले पार्ट की अगर हम लोग बात करें, सो B2 का मतलब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई सिग्मा, और 10 इलेक्ट्रॉन है तो इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है B2 के अंदर. सो B2 वाले पार्ट में हम लोगों के पास सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई वाले में एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं. बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है, शुरुआत में इसको हटा लेते हैं अभी के लिए. केवल फाइनल बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के बेसिस पे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2. मतलब ऑल्दो ऐसा फॉर्मूले के बेसिस पर नहीं करना चाहिए, सीधा भी सोच सकते हैं. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है केवल, इसमें एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं. सो 2/2 मतलब 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, 2/2. बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1. क्वेश्चन नंबर 56. द कोऑर्डिनेशन number of metal crystallizing in hexagonal closed pack structure is. hexagonal closed pack structure का सिंपल सा कोऑर्डिनेशन नंबर है 12. ये तो
फैक्ट टू रिमेम्बर है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। आप चाहे तो इमेजिनेशन कर सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा सेंस नहीं बनाता, बट फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर वाला पार्ट 12 के बराबर कैसे हो सकता है। बेसिकली जो हम लोग का हेक्सागोनल क्लोज पैकेज स्ट्रक्चर होता है उसमें जो हम लोग के एलिमेंट्स दे रखे हैं उन एलिमेंट्स वाले पार्ट में सेंटर में एक एटम होगा। इसके अलावा हम लोग के हेक्सागन के कॉर्नर्स पे एक एक एटम्स निकल के आएंगे। सेंटर वाले एटम को 6 एटम्स टच कर रहा है। इसके ऊपर के लेयर में एक ट्रायंगुलर पार्ट होता है एंड इसके नीचे के लेयर में एक और भी ट्रायंगुलर पार्ट होता है। ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो सेंटर वाला एटम है इसको अपने लेयर में 6 एटम टच करते हैं, इसके ऊपर के तीनों एटम टच करते हैं, ऊपर के लेयर में 3 और इसके नीचे के भी लेयर में 3 की बात करते हैं। टोटल मिला करके हम लोग 12 कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर सकते हैं। 12 आपको याद रखना है। ये सब चीजें एग्जाम में इमेजिन कर पाना आसान काम नहीं, सब एज अ फैक्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। Question number 57. In hexagonal primitive unit cell, the corner is shared with how many unit cell? Corner is shared with how many unit cells? So corner के atom का contribution 1/6 होता है। Basically 120 डिग्री के अलाइनमेंट पे 1/3 कंट्रीब्यूशन और हाफ प्लेन की वजह से 1/2 1/6 का टोटल कंट्रीब्यूशन। जिनको ये चीज नहीं पता क्लास में सीख लेंगे, क्लास में मैंने बताया भी था। एक एटम का कंट्रीब्यूशन अगर 1/6 है तो टोटल एक एटम को कंप्लीट करने के लिए 6 यूनिट सेल्स चाहिए। शेयर्ड विथ हाउ मेनी यूनिट सेल, मतलब आंसर हम लोग आराम से 6 कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन 57 का The weight of urea to the nearest integer dissolved in 100 ml solution which produces an osmotic pressure of 20.4 atm at 25 degrees Celsius. Okay, so एक मिनट, हम लोग का वेट ऑफ यूरिया का सवाल है बेसिकली एंड हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। यूरिया इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आई का वैल्यू 1 होगा, दिक्कत ही नहीं है। कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया तो नहीं है, वेट पूछा है। ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू दे रखा, टेम्परेचर दे रखा, आर का वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1/12 ले लेंगे क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, आंसर अप्रोक्सीमेटली चलेगा। वॉल्यूम दे रखा है। ओके, सो concentration is equal to number of moles by volume, number of moles is equal to weight upon molar mass, so weight upon molar mass by volume in liter 100/1000 ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। R का वैल्यू 1/12 हो गया और टेम्परेचर का वैल्यू हो गया 298, सो दिस इज इक्वल टू 20.48 यहाँ। सो अपने कैलकुलेशन में यूरिया का मोलर मास 60 हो गया, यहाँ डाल देते हैं। सो वेट इज इक्वल टू 20.4 इंटू 12 इंटू 10 sorry into 100 into 60 divided by कैलकुलेशन में 1000 into 298 को 300 कर लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। सो सबसे पहले स्टेप में ये तो डेसिमल नीचे के 1000 को हटा लेते हैं, फिर बाकी बचे हुए पार्ट में 300 दे रखा, कैलकुलेशन में 20.4 डेसिमल हटा लेते हैं, नीचे 10 204 12। सो अपने कैलकुलेशन में पहले तो यहाँ से 6 से ये वैल्यू हटा लिया, ठीक है ऐसा कर लेते हैं 6 से 6 और यहाँ पे 50 का वैल्यू आएगा। 204 को 200 कर लेते हैं, सो 200 जैसे ही करेंगे तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और कैलकुलेशन में 12 इंटू 4 मतलब 48, 48/10 मतलब 4.8। सो अपना आंसर 4.8 आ रहा है नियर अबाउट, मतलब नियरेस्ट इंटीजर की अगर बात करें तो अपना आंसर 5 होना चाहिए। सो 58 का आंसर 25। The want factor for a dilute aqueous solution of glucose is, glucose non-electrolyte है, so want factor will be equal to 1। ये फैक्ट की ही बात है मोस्टली, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन NiC2O4 होल थ्राइस, बाइडेंटेड लिगेंड है, ऑक्सलेट आयन, एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाएगा एंड निकल के टोटल 3 लिगेंड्स हैं, हर एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से टोटल 6 का वैल्यू रखेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 6 कंसिडर किया जा सकता है। सो ये पेपर था, पेपर में डिस्कशन मतलब काइंड ऑफ कंसिडर कर सकते हैं मेंस लेवल का बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर हो सकता है। एक कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ एवरेज क्वेश्चन, कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन, काफी अच्छा पेपर है मेंस लेवल का। सो अगर कोई पर्सन चाहे विथ अ प्रॉपर रिवीजन आराम से 70-80 के मार्क्स के
बीच में स्कोर कर सकता है। अगर कोई पर्सन ने ढंग से रिवीजन कर रखा है सो आराम से आप इस पेपर में अप्रोक्सीमेटली 90 भी स्कोर कर सकते हैं। और अगर किसी ने बहुत अच्छा रिवीजन कर रखा है तो इस पेपर में 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर करना इज अ पॉसिबल टास्क। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पे हम नेगेटिव कर लें, सो 90 तक के स्कोर पे आराम से मूव किया जा सकता है। सो आगे के पेपर का भी हम लोग डिस्कशन इस तरीके से पुट करेंगे। कहीं किसी को कोई डाउट होगा तो क्लास में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।